शिक्षण सिद्धांत। हाँ, एक चीज ध्यान देने की जरूरत है आपको, यहां पर जो सिद्धांत शब्द आएगा सीडीपी के अंदर मैक्सिमम जगहों पर जब सिद्धांत शब्द आएगा तो इसका मतलब आप थ्योरी ऑफ टीचिंग मत कहिएगा। इसको इंग्लिश में थ्योरी ऑफ टीचिंग नहीं कहना है, इसको कहना है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। और प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोला जाता है भाई? नियम बोला जाता है। तो डायरेक्ट नियम क्यों नहीं लिखा जाता है? बात आएगी कि ना कि सिद्धांत के जगह पर नियम क्यों नहीं लिख दिया जाता है। तो नियम ये इसलिए नहीं लिखा जाता है कि इसको सिद्ध किया गया है। सिद्ध करने का मतलब है कि उस पर प्रयोग व प्रमाण के जरिए उसको मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के क्षेत्र में लाया गया और मनोवैज्ञानिक तरीके से उसे समझाया गया। इस नाते से हमें इसे सिद्धांत कहना पड़ता है। सिद्धांत का मतलब होता है जिसके सिद्धि का अंत हो चुका हो, यानी जिसके विषय में प्रयोग व प्रमाण दिया जा चुका हो। यानी कि उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सिद्धांत को जानना जरूरी हो जाएगा। अगर आप शिक्षण के विषय में बेहतर जानना चाहते हैं तो आपको इसके सिद्धांतों के विषय में बेहतर जानना होगा। सिद्धांत क्या बताते हैं? तो सिद्धांत शिक्षण करने के नियमों को बताते हैं, तरीकों को बताते हैं। कोई भी प्रक्रिया नियमबद्ध प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर नियम विरुद्ध आप जाते हैं तो नियम विरुद्ध जाने के बाद आपका ही नुकसान होना होता है। किसी भी क्रिया में अधिकतम सफलता प्राप्त करने के लिए बेहतर होता है कि आप उसके नियमों का अनुसरण करते चलें। तो ये शिक्षण जो है ना वो नियमों का ज्ञान कराते हैं। आइए तो पहला पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, इसके संबंध में परिचय प्राप्त करेंगे। तो भाई शिक्षण सिद्धांत की बात करेंगे तो शिक्षण सिद्धांत क्या करता है? तो पहला पॉइंट आप नोट करिएगा कि शिक्षण सिद्धांत अध्यापन कार्य में, शिक्षण सिद्धांत अध्यापन कार्य में, अध्यापन कार्य का मतलब क्या होता है भाई? टीचिंग में। शिक्षण सिद्धांत अध्यापन कार्य में, अध्यापन कार्य में उन नियमों का बोध कराते हैं, उन नियमों का बोध कराते हैं जिन्हें ध्यान में बोध कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रखे बगैर, जिन्हें ध्यान में रखे बगैर शिक्षण का कार्य, शिक्षण का कार्य सफल व प्रभावशाली नहीं हो सकता, सफल व प्रभावशाली नहीं हो सकता। चलिए भाई, तो पहला पॉइंट हमने लिख दिया, आप इस पहले पॉइंट को नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे की बातचीत करना शुरू कर देंगे। शिक्षण सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आपको इस बात को नहीं बताएंगे। आप प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर रहे थे तो बार बार यह आता था, बहुत बार सवाल बना है। जैसे आपने देखा कि लोकतंत्रीय व्यवहार के सिद्धांत से सवाल बना, जैसे आपने देखा रुचि व प्रेरणा से संबंधित सवाल बना था। इसका हर एक जो सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, वहां से सवाल आपको अक्सर देखने को मिला है। तो आप इतना अपना माइंड मेकअप करके चलो कि यहां से फैक्ट नहीं पूछेगा, अप्लाई पूछेगा। तो अप्लाई को कायदे से समझने की जरूरत है। इस कारण से हम पीडीएफ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमें लगा कि पीडीएफ का प्रयोग करेंगे तो थोड़ी सी शीघ्रता आ जाएगी और जल्दीबाजी आएगी तो समझने में समस्या खड़ी हो जाएगी। तो पहला पॉइंट जो पहली बातचीत हमारी हुई है, क्या हुई है कि शिक्षण सिद्धांत अध्यापन के कार्य में उन नियमों का बोध कराते हैं जिन्हें ध्यान में रख करके शिक्षण कार्य, जिन्हें ध्यान में रखे बगैर शिक्षण कार्य सफल व प्रभावी नहीं हो सकता है। अब बात आती है कि ऐसे कितने सिद्धांत होते हैं जिन्हें पढ़ाने के दौरान हमें ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। तो हम उन सिद्धांतों की बात करने चल रहे हैं। पहले तो हम सारे सिद्धांतों को लिख देते हैं आपके सामने, आप उन्हें नोट कर लीजिएगा। सभी सिद्धांतों को आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन्हें हमें शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ध्यान में रखने की जरूरत होती है। उन सिद्धांतों का नाम नोट कर लीजिए, फिर एक एक के विषय में हम लोग समझ लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चलिए, तो सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर सिद्धांत कौन सा आ जाएगा? क्रियाशीलता का सिद्धांत सबसे पहले नंबर पर आता है। इनके विषय में हम संक्षिप्त सूचनाएं देंगे। क्रियाशीलता का सिद्धांत सबसे पहले नंबर पर आता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षण मनोविज्ञान का ना ये आधारभूत सिद्धांत होता है, या यूं कह लीजिए कि शिक्षण प्रक्रिया का आधारभूत सिद्धांत किसे माना जाता है?
आधारभूत सिद्धांत क्रियाशीलता के सिद्धांत को माना जाता है। डिटेल चर्चा इसके विषय में हम आगे करेंगे। क्रियाशीलता के ही सिद्धांत को बोला जाता है करके सीखने का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत। दूसरा आता है रुचि का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा आता है? रुचि का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत कौन सा आएगा भाई? रुचि के सिद्धांत के बाद नंबर आएगा किसका? प्रेरणा का सिद्धांत। रुचि के सिद्धांत के बाद नंबर किसका होगा? प्रेरणा का सिद्धांत। यहीं से आपको एक बात ये समझ में आएगी कि सीखने की प्रक्रिया में रुचि ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि प्रेरणा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यूपी टेट का सवाल आपको याद होगा जो 2021 में सवाल पूछा हुआ था कि सीखने की प्रक्रिया में यानी कि अधिगम प्रक्रिया में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसमें बहुत सारे बच्चों ने रुचि को विकल्प में सही किया था और बहुत सारे बच्चों ने प्रेरणा को यानी कि मोटिवेशन को सही किया था। अब वहां पर आयोग ने जो आंसर दिया था, आयोग का अपना आंसर था रुचि का। तो बहुत सारे बच्चे जो मोटिवेशन वाला सही किए हुए थे उन्होंने आपत्ति दर्ज करी कि आपका आंसर की गलत है, और ये एक बार पहले भी विवादित रह चुका है। तो आज हम आपका वो सब मामला क्लियर कर देंगे कि सीखने की प्रक्रिया में ज्यादा महत्वपूर्ण रोल किसका होता है, रुचि का महत्वपूर्ण रोल होता है या प्रेरणा का महत्वपूर्ण रोल होता है। उसकी बातचीत भी हम करेंगे। सिद्धांत का नंबर जब आएगा तो उसकी बातचीत में आएंगे। आइए, क्रियाशीलता का हो गया, रुचि का हो गया, प्रेरणा का सिद्धांत हो गया। अगला आगे बढ़ेंगे, नियोजन का सिद्धांत। चौथे नंबर पर आइएगा, कौन सा? नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत जो प्लानिंग का बताता है फंडा। नियोजन का सिद्धांत हो गया। नियोजन के सिद्धांत के बाद पांचवें सिद्धांत की बात करें तो पांचवें सिद्धांत में आ जाएगा निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। चलिए लिखते चलिएगा साथ ही साथ। जो आप लोग पीडीएफ परेशान हो ना, हम आपके पीडीएफ वाली झंझट खत्म कर देते हैं। हम लिखते हैं, आप भी साथ ही साथ लिखे चलो, आपका नोट्स ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत है। निश्चित उद्देश्यों के सिद्धांत के बाद नंबर कौन सा सिद्धांत का आ जाएगा? एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दो। अपील है आपसे कि आप वीडियो को शेयर कर दो भाई। इसके बाद नंबर किसका आ जाएगा? चयन का सिद्धांत। अगला सिद्धांत नोट कर लेना, चयन का सिद्धांत। भाई ज्ञान अथाह सागर के समान होता है। किसी भी विषय को जब आप पढ़ाने जाओगे तो किसी भी विषय में ज्ञान अथाह सागर के समान होता है। एक अध्यापक का कर्तव्य यह भी बनता है कि वह बच्चों की उम्र को, उनकी क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए अपने विषय सामग्री को उनके अनुकूल क्या बताना है उसको छांट करके तब लेकर के आए और बच्चों को पढ़ाए। जैसे आप भाषा के अध्यापक हैं तो भाषा का अध्ययन क्षेत्र भी तो बहुत व्यापक है ना। अब आपको यह निर्धारित करना होगा कि बच्चा कौन सी उम्र का है, उसकी क्या योग्यता है, क्या क्षमता है, क्या समझ सकता है वो। उसके हिसाब से आप कंटेंट को तैयार करके तब लेकर के जाओगे। इसी को बोला जाता है चयन करना, यानी कि सिलेक्शन कर लेना कि आपको पढ़ाना क्या है। चयन के बाद नंबर किसका आएगा भाई? सातवें नंबर की बात करोगे तो आवृत्ति का सिद्धांत आ जाएगा। आवृत्ति के सिद्धांत को ही पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। आवृत्ति का सिद्धांत दोहराव की प्रक्रिया को बताता है। आवृत्ति का सिद्धांत। चलिए, आवृत्ति का सिद्धांत हो गया। करत करत अभ्यास ते जड़ीमत होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सर पे पड़त निशान। ये वाला आपने सुना होगा, बचपन में बहुत बार इसको रिपीट किया गया होगा। यही होता है आवृत्ति का सिद्धांत, दोहराने की बात करता है। वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत अगली बात कर लेते हैं, कौन सी? आठवें नंबर की बात कर लेते हैं, वैयक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्ति के विभिन्नता का सिद्धांत या भिन्नताओं का सिद्धांत कह लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। एक अध्यापक कक्षा कक्ष में सर्वाधिक अगर ध्यान रखना होता है उसे किसी पहलू का, तो किसका ध्यान रखना होता है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना होता है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का सिद्धांत। देखो भैया, विकास जब आप पढ़ते हो, जब आप डेवलपमेंट पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ते हो, तो वहां भी व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत आता है जो ये बताता है कि सभी लोगों का रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होता है। इस कारण से सभी लोग अलग अलग होते हैं। वो तो मान लो एक डेवलपमेंट की प्रक्रिया होती है, डेवलपमेंट के प्रोसेस में वो बातचीत करते हैं। यहाँ पर बातचीत चल रही है पढ़ाने के दौरान जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है इसका क्या महत्वपूर्ण है। तो सिंपल सी लाइन है उसकी कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, पांचों अंगुलियां बराबर नहीं हो सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक अध्यापक के रूप में तो पढ़ाने पांचों अंगुलियों को जा रहे हैं ना। कहने का मतलब है कि एक अध्यापक के रूप में हम सभी बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं।
अब उसमें सभी बच्चों की मानसिक क्षमता एक जैसी नहीं हो सकती, शारीरिक क्षमता एक जैसी नहीं होगी। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा? तो हमें ऐसा मध्यम मार्ग का अनुसरण करना होगा कि हम सभी बच्चों को समझा सकें, सभी बच्चे हमारे अध्यापन कार्य से लाभ प्राप्त कर सकें। ये व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत इसी बात का संकेत देता है। इसके बाद एक सिद्धांत होता है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। 9वें सिद्धांत पर चलते हैं। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत ये बताता है कि जो पाठ्य सामग्री होती है, जो विषय सामग्री होती है, वो बच्चों के जीवन से संबंधित करते हुए प्रस्तुत करना चाहिए। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, स्थापित करने का सिद्धांत। एनसीएफ भी आपका इसी बात के लिए कहता है ना, करने का सिद्धांत। बता देता हूं, थोड़ी सी बातें बता देता हूं और बाकी डिटेल का अध्ययन हम लोग करेंगे जब एक एक सिद्धांत अध्ययन करना शुरू करेंगे। थोड़ी बात आप समझिएगा। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत क्या बताता है? ये बताता है कि जो विषय सामग्री आप पढ़ाने जा रहे हो, वह विषय सामग्री आप चाहते हो कि बच्चे के व्यवहार में उतरे, तो बेहतर है कि बच्चे के व्यवहार में उतारने के लिए उस विषय सामग्री का संबंध बच्चे के जीवन से स्थापित कर दीजिए। उसके घर परिवार आस पड़ोस के परिवेश से उसका रिलेशन मेंटेन कर दीजिए। वह उसे महसूस करेगा, उसे जिएगा। एनसीएफ 2005 में जो यशपाल शर्मा साहब मार्गदर्शी सिद्धांत दिए हुए हैं अध्यापकों के लिए, 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों में एक ये भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शी सिद्धांत है कि विषय सामग्री का यानी कि स्कूली ज्ञान का बच्चों के बाहर के यानी कि घर परिवार और परिवेश के ज्ञान के साथ जुड़ाव होना चाहिए। इसके बाद एक और सिद्धांत आता है, कौन सा? विभाजन का सिद्धांत कहा जाता है। विभाजन का सिद्धांत बताता है छोटे छोटे टुकड़ों में कार्य को बांटना, विभाजन का सिद्धांत। चलिए, नंबर कौन सा आ गया? विभाजन का सिद्धांत। अब विभाजन के सिद्धांत के बाद और सिद्धांत कौन सा होगा? लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत होगा। 11 नंबर के सिद्धांत पर हम लोग पहुंच चुके हैं। लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत क्या बताएगा? इसके विषय में हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, आइए समझिएगा ये क्या समझाता है। देखो, प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ता है। क्या बोला हमने? प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव उस देश की शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ता है। भारत शासन प्रशासन के हिसाब से लोकतांत्रिक देश है। इसका मतलब है कि यहाँ के शिक्षण पद्धति में, यहाँ की शिक्षण व्यवस्था में लोकतंत्रात्मक व्यवहार का अनुपालन किया जाना मस्ट है। इसका मतलब है कि एक अध्यापक को इस विचारधारा के साथ कक्षा में जाना चाहिए, उसे इस मान्यता के साथ कक्षा में जाना चाहिए कि वह सभी बच्चों का अध्यापक है और सभी बच्चों के व्यवहार का परिमार्जन करना उसका लक्ष्य होना चाहिए, केवल कुछ निश्चित बच्चों का नहीं। जब एक अध्यापक सभी बच्चों को अपना मान करके कक्षा कक्ष में शिक्षण का कार्य करेगा, तभी वह लोकतंत्रीय मर्यादाओं का पालन कर पाएगा, इस सिद्धांत का पालन कर पाएगा। शिक्षण का यह एकमात्र ऐसा सिद्धांत है, अगर इसको ध्यान में ना रखे अध्यापक, इसको ध्यान में रखे बगैर अगर अध्यापक शिक्षण का कार्य करने चला गया, तो ये समझ जाओ कि व्यक्तिक भिन्नताओं के खिलाफ चला जाएगा, ये समझ जाओ कि वो बाल केंद्रित प्रणाली के विरुद्ध चला जाएगा। ओवरऑल वो समझ जाओ कि वह कक्षा को अध्यापक केंद्रित बना देगा। जबकि वर्तमान का अप्रोच क्या है? वर्तमान का अप्रोच है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। तो लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत हो गया। इसके बाद एक अंतिम सिद्धांत है निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत। तो 12 नंबर का हम यहां नोट कर देते हैं। आइए 12 नंबर का नोट कर लीजिए यहां पर, निर्माण व मनोरंजन का सिद्धांत। अगला सिद्धांत कौन सा हो गया? निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। चलिए भाई, ये इतने सिद्धांतों का अध्ययन हमें करना है, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत। कुल मिला जुला करके कितने सिद्धांत पढ़ने हैं? 12 सिद्धांत हम सभी लोगों को पढ़ने हैं। अच्छा, इनमें से कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो बहुत लंबे पढ़ेंगे, लेंदी पढ़ेंगे, कुछ सिद्धांत ऐसे होंगे जो बहुत सरल हैं, जिसकी बातें बहुत छोटी हैं। तो इस प्रकार से एक बार मैं सामने से हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अगर आप लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले सिद्धांत की तरफ हम चलेंगे, क्रियाशीलता का सिद्धांत हेडिंग देंगे और उसके विषय में हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मेरा मानना है कि स्क्रीनशॉट से बेहतर है कि आप सभी लोग लिखो, मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ। बहुत टाइम है अभी आपके पास, जैसे ही डेट अनाउंस हो जाती है मैं टाइम बढ़ा दूंगा पढ़ाने का,
आपका कवर कर दूंगा, मैराथन ले लूंगा। चलो सबसे पहले सिद्धांत की तरफ हम चलते हैं। पहला सिद्धांत हम पढ़ते हैं, कौन सा? क्रियाशीलता का सिद्धांत। हेडिंग देना है अपने को। हेडिंग क्या देना है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। चलिए पहली हेडिंग दे दीजिएगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत को करके सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है? क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब आइए इसके विषय में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनके विषय में हम परिचर्चा करते हैं। तो जब बात आती है इसकी क्रियाशीलता के सिद्धांत की, तो पहला पॉइंट यही होता है, देखो भैया, बाल मनोविज्ञान का ये आधारभूत सिद्धांत माना जाता है, ठीक है? पहला पॉइंट यही नोट कर लेना। बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत इसे माना जाता है। मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत, पहला पॉइंट आप नोट करो, बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत। अब इसका हम कारण आपको समझाते हैं कि ये बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत क्यों है, इसके पीछे का कारण आप समझो। बाल मनोविज्ञान क्या है भाई? अगर आप बाल मनोविज्ञान की बात करोगे तो बाल मनोविज्ञान क्या है, इस शब्द पर आप फोकस करो। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान शब्द की व्याख्या अगर आप करोगे तो आप कहोगे कि अध्ययन का वह विषय या अध्ययन का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम बालक के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। न सिर्फ बालक के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, बल्कि बालक के व्यवहार को समझते हुए अपने शिक्षण की योजना हम बच्चे के अनुकूल या बच्चे के अनुरूप सेट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान ने जब से शिक्षा में प्रवेश लिया है, शिक्षा में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ कि शिक्षा बाल केंद्रित बन गई। जब तक मनोविज्ञान जैसा विषय अस्तित्व में नहीं था, प्रयोग में नहीं था, तब तक दुनिया भर की तमाम शिक्षा पद्धतियां केवल और केवल उस देश की राजनीतिक व्यवस्था जैसी होती थी वैसी चलती थी। जैसे भारत में वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में क्या था? आश्रम पद्धति हुआ करती थी। बच्चे वहां पर गौड़ होते थे। मुख्य कौन होता था? अध्यापक होता था। पूरी तरह से निर्भरता किसकी होती थी? अध्यापक के ऊपर ही निर्भरता होती है ना? जब से मनोविज्ञान जैसा विषय शिक्षण में आया, तब से बच्चों का महत्व बढ़ गया। शिक्षा कैसी हो गई? बाल केंद्रित हो गई। और बाल केंद्रित शिक्षा को यथार्थ बनाने के लिए आप चाहते हो कि आप अपने कक्षा में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पूरी तरह से रियल में आप प्रदान करो, तो आपको सबसे पहला काम करना पड़ेगा, बच्चों को आप ना डूइंग पद्धति से सिखाएंगे। डूइंग पद्धति एक वो तरीका होता है जिससे आप शिक्षा को बाल केंद्रित बना सकते हो आसानी से। ठीक बात है। इस कारण से क्रियाशीलता के सिद्धांत को बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि करके सीखने से सीखने वाले का संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया में या संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रहना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं, आप भी हमारे साथ नोट कर लीजिए। यह किस पर बल देता है? तो यह सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है, यह सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि इस तथ्य पर बल देता है कि सीखने वाले का बल देता है कि सीखने वाले का संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया में सीखने वाले का संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रक्रिया में सक्रिय रहना अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक है। चलो भाई नोट कर लो आप इतनी बात। ये क्या कहता है? तो अगर आपसे ये पूछे कि क्रियाशीलता का सिद्धांत क्यों महत्वपूर्ण होता है, जब आपसे ये सवाल पूछ ले कि क्रियाशीलता का सिद्धांत महत्वपूर्ण क्यों होता है, तो सिंपल सा फंडा है। क्रियाशीलता का सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह अनिवार्य होता है कि संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया में सीखने वाला सक्रिय रहे। एक होता है लर्निंग इन्वायरमेंट, आप सिखाने से पहले सीखने लायक इन्वायरमेंट निर्मित करते हो,
और सीखने लायक इन्वायरमेंट हमेशा बना रहे, उसके लिए जरूरी है कि आप विद्यार्थी को सक्रिय बनाएं। और सक्रियता बनाने के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो विद्यार्थी का मोटिवेशन और दूसरा विद्यार्थी का इंटरेस्ट। ये बहुत आवश्यक चीज होती है, तभी कोई बच्चा किसी क्रिया में बहुत सक्रियता से भाग लेगा। आप भी किसी क्रिया में सक्रिय होते हो या आप हम हमारे सामने आ गए हो पढ़ने के लिए, आपके अंदर भी सक्रियता दो ही कारणों से हो सकती है। एक तो पढ़ाई लिखाई करने का, विषय को पढ़ने का मोटिवेशन, दूसरा विषय में इंटरेस्ट। ये दोनों अगर नहीं है तो आप सक्रिय नहीं रहोगे। आपका लेवल थोड़ा सा उच्च है, आप अपनी आवश्यकताओं को समझ रहे हो, लेकिन छोटा बच्चा जो होगा वह अभी दुनियादारी से परिचित नहीं है, उसे वित्तीय कुछ नहीं समझ है कि पढ़ लिख लेगा तो एक दिन नौकरी प्राप्त कर लेगा, महान बन जाएगा। अभी उसके पास इतनी समझ नहीं होती है, तो उसे आप कैसे करोगे सक्रिय? तो उसे सक्रिय बनाने के लिए उसमें रुचि व प्रेरणा दोनों विकसित हो, इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीका होता है कि आप उस बच्चे को जो लर्निंग प्रक्रिया में भाग ले रहा है, उसे लर्निंग में इन्वॉल्व कर दीजिए। लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट लागू कर दीजिए। और आपको पता है कि जब यशपाल शर्मा साहब ने एनसीएफ 2005 का निर्माण किया था, तो उन्होंने अपने टैगलाइन बनाया था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के होगी। तो उन्होंने अपने मार्गदर्शी सिद्धांत में पहली बात यही कही थी कि सीखने में सीखने वाले की सहभागिता का होना जरूरी है, सक्रियता का होना जरूरी है। यानी लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पर आपको सिखाना होगा। ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है, उस प्रक्रिया में बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है, तो अध्यापक का रोल क्या हो जाता है? अध्यापक का रोल सुगमकर्ता का रोल हो जाता है। रचनावादी दर्शन भी इसी बात को कहता है कि वर्तमान का अध्यापक निर्देशक की भूमिका में नहीं होना चाहिए, वर्तमान के अध्यापक को सुगमकर्ता की भूमिका में होना चाहिए। डूइंग में पद्धति में जब आप बच्चे को इन्वॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है कि बच्चा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप केवल सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए, परिस्थिति उपलब्ध करवाने के लिए ही जाने जाओगे। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। अब इस संदर्भ में हम कुछ एक लोगों के कथन को लेकर के आएंगे, और सबसे पहला कथन हम लेकर के आते हैं फ्रॉबेल महोदय का, कि फ्रॉबेल ने क्या कहा है इस सिद्धांत के संदर्भ में। चलिए तो और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो किसकी बात हम करने चल रहे हैं? हम फ्रॉबेल की बात करने चल रहे हैं। चलिए भाई, सॉरी, बातचीत हम करने चल रहे हैं किसकी? फ्रॉबेल की। हाँ, थोड़ा सा धैर्य बनाइएगा आप लोग, इंटरेस्टिंग बना देंगे पूरी तरह से। फ्रॉबेल, जर्मन मनोवैज्ञानिक फ्रॉबेल। चलिए, संयोग से नेट हमारा कनेक्ट नहीं है, अन्यथा हम फ्रॉबेल को आपके सामने लेकर के आते। कोई बात नहीं है, फ्रॉबेल सामने नहीं आएंगे तो इनकी परिभाषा तो सामने आएगी। अब यहां से हम दो लोगों की परिभाषा देंगे। पहले परिभाषा हम नोट करेंगे किसकी? फ्रॉबेल की। फ्रॉबेल ने क्या कहा है? तो फ्रॉबेल ने कहा है कि बालक कार्य करके सीखते हैं और क्रिया द्वारा द्वारा सीखना स्थायी सीखना होता है। बालक कैसे सीखते हैं? तो बालक कार्य करके सीखते हैं, कार्य करके सीखते हैं, बालक कार्य करके सीखते हैं, और क्रिया द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना होता है। क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना होता है, स्थायी सीखना होता है। यह कथन किसका हो गया? यह कथन हो गया फ्रॉबेल महोदय का। अच्छा, इनसे पहले भी एक और मनोवैज्ञानिक का नाम इस संदर्भ में आता है। सवाल बहुत बनता है, इस बात का ध्यान रखना। फ्रॉबेल ने क्या कहा कि बालक कार्य करके सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना कहलाता है। इससे पहले एक और सवाल यहां से बनता है कि किसने पहली बार यह कहा था कि क्रिया द्वारा सीखना स्थायी सीखना होता है? तो इस संदर्भ में एक और नाम मैं आपके सामने लेकर के आता हूं, डॉक्टर मेस का नाम। और इस पर हमने क्वेश्चन भी करवाया है बिहार स्टेट का। जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रहे थे तो ये सवाल आपके सामने आया हुआ था और हमने बताया भी उस समय था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हमारी स्मृति का संबंध, यानी कि मेमोरी का,
हमारी स्मृति का संबंध केवल बुद्धि से नहीं होता है। स्मृति का संबंध केवल बुद्धि से नहीं होता है, केवल बुद्धि से नहीं होता है, नहीं होता है, बल्कि यह संपूर्ण शारीरिक अवयवों से, बल्कि यह संपूर्ण शारीरिक अवयवों से, संपूर्ण शारीरिक अवयवों से संबंधित होती है, संपूर्ण शारीरिक अवयवों से संबंधित होती है। इसलिए जब हम करके सीखते हैं, इसलिए जब हम करके सीखते हैं, करके सीखते हैं तो स्थायी सीखते हैं, करके सीखते हैं तो स्थायी सीखते हैं। ये किसका कथन है? ये डॉक्टर मेस का कथन है और यहां से सवाल बहुत बार परीक्षा में बनता है। ठीक है, ब्लैक, ब्लू और रेड कलर ही लिखिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये वाला कलर थोड़ा सा आपको दिक्कत कर रहा होगा तो मैं इसको बोल दे रहा हूं, आप पढ़ लो, समझ लो। लिखा है कि बालक कार्य करके सीखते हैं और क्रिया द्वारा सीखना ही स्थायी सीखना होता है। और ये डॉक्टर मेस की जो परिभाषा चल रही है उसमें क्या कह रहा है कि हमारी स्मृति का संबंध केवल बुद्धि से नहीं होता है, बल्कि यह संपूर्ण शारीरिक अवयवों से संबंधित होती है। इसलिए जब हम करके सीखते हैं तो स्थायी सीखते हैं। ये डॉक्टर मेस का कथन हो गया। और ये वाला सवाल बहुत बार परीक्षा में बना हुआ है। बिहार स्टेट जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा रहे थे तो इसका नाम आया था और इसके विषय में हमने जानकारी भी दी थी। इनके कहने का मतलब यह है कि मेमोरी सिर्फ बुद्धि से संबंधित नहीं होती है, संपूर्ण शारीरिक अवयव से संबंधित होती है। यानी कि जिस कार्य में कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या हो गया? जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है वातावरण का। ज्ञान जिन इंद्रियों से प्राप्त होता है वातावरण का उन्हें ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है। तो वातावरण का ज्ञान किन इंद्रियों से प्राप्त होता है? तो आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये वो इंद्रियां होती हैं जिनसे हम बाह्य वातावरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और कर्मेंद्रियां कौन होती हैं? जिनसे हम कार्य करते हैं, वो कर्मेंद्रियां कही जाती हैं। तो अगर किसी प्रक्रिया में कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय सभी इन्वॉल्व होगी तो इसका मतलब यह है कि बच्चा मेंटली और फिजिकली उस कार्य में संलग्न होगा। और जब हम किसी कार्य में मेंटली और फिजिकली संलग्न होते हैं तो ये समझिएगा कि वह कार्य हमारे व्यवहार का हिस्सा हो जाता है। और व्यवहार का हिस्सा होने का मतलब है कि परमानेंटली व्यवहार में चेंज आ जाएगा। बार बार स्थायी की बात की जा रही है। आप यहां पर देखो, बार बार स्थायी सीखने की बात की जा रही है। चाहे वो फ्रोबेल की कथन की बात कर लें, चाहे हम डॉक्टर मेस की बात कर लें, सभी लोग एक ही बात को कहते हैं कि स्थायी सीखना, स्थायी सीखना, स्थायी सीखना। हम थोड़ा सा फंडा आपको समझाते हैं। ये स्थायी सीखने वाला फंडा क्या होता है, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं समझाता हूं। देखो, असल बात यह होती है कि अधिगम का जब भी अर्थ निकाला जाता है, अधिगम को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? लर्निंग बोला जाता है। अधिगम के अर्थ जब भी निकाले जाते हैं तो अधिगम के दो अर्थ निकल करके आते हैं। ये समझने के लिए है, इसको लिखिएगा मत, समझ लीजिए केवल। अधिगम के दो रूपों में अर्थ निकाले जाते हैं। एक इसका अर्थ होता है सामान्य और एक इसका अर्थ होता है व्यापक। एक इसका अर्थ कौन सा होता है? व्यापक होता है। सामान्य अर्थों में जो अधिगम होता है उसे क्या कहा जाता है? तो सामान्य अर्थों वाले अधिगम को केवल सीखना कहा जाता है। केवल क्या करना? केवल सीखना। और क्या सीखना? तो इसका उत्तर सही होता है कि ज्ञान व सूचना का अधिग्रहण कर लेना, ज्ञान व सूचना प्राप्त कर लेना, ज्ञान व सूचना प्राप्त कर लेना। ये क्या होता है? केवल जहां पर हम ज्ञान व सूचनाएं प्राप्त करते हैं उसको बोला जाता है सामान्य अर्थों में अधिगम। और ध्यान रखना कि सामान्य अर्थों के अधिगम को कभी भी हम अधिगम नहीं कहते हैं। वो वास्तविक रूप में लर्निंग की परिभाषा नहीं हो सकती है। लर्निंग का जो व्यापक अर्थ होता है, मनोवैज्ञानिक अर्थ होता है, उसका मतलब होता है व्यवहार परिवर्तन। इसका व्यापक व मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या होता है?
व्यवहार परिवर्तन, इसको बोला जाता है व्यवहार परिवर्तन। अब व्यवहार परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो व्यवहार परिवर्तन भी दो तरीके का होता है। एक व्यवहार परिवर्तन होता है स्थायी, एक व्यवहार परिवर्तन कौन सा होता है? स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। एक होता है हमारा व्यवहार परिवर्तन अस्थायी होता है। इसमें जो अस्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है ये लर्निंग नहीं होता है, क्योंकि स्थायी व्यवहार परिवर्तन कब होगा? स्थायी व्यवहार परिवर्तन होने की एक कंडीशन होती है कि केवल और केवल अनुभव व प्रशिक्षण के द्वारा ही स्थायी व्यवहार परिवर्तन होगा। अनुभव व प्रशिक्षण, स्थायी परिवर्तन के लिए आवश्यक है अनुभव व प्रशिक्षण। जब तक अनुभव व प्रशिक्षण नहीं प्राप्त होगा तब तक व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। जैसे उदाहरण समझिएगा, उदाहरण मैं दे देता हूं कि जैसे एक मैं कथन आपको समझाता हूं कि सदा सत्य बोलना चाहिए। इसको तो आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, सदा सत्य बोलना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए। ये तो आप कभी ना कभी सुने होंगे बचपन में। क्या वो आपके व्यवहार में है? सदा सत्य बोलना चाहिए ये वाक्य तो आपकी स्मृति में है, लेकिन व्यवहार में है क्या? तो आप पाओगे कि व्यवहार में तो नहीं है गुरुजी। जब जरूरत पड़ती है तो लपेट देते हैं, झूठे बोल देते हैं, ज्यादातर झूठे बोलते हैं। यही तो बात आती है। तो इसका मतलब है कि वह केवल सूचना के रूप में एक वाक्य आपके स्मृति में है, आपने सूचना का क्या कर लिया है? अधिग्रहण कर लिया है, आपने सूचना को एक्वायर कर लिया है, उससे आपके व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वही सदा सत्य बोलने वाली सूचना आपके व्यवहार में परिवर्तन पैदा करना शुरू कर दे, और परिवर्तन भी क्षणिक नहीं कि 2 मिनट के लिए व्यवहार में बदलाव आए, परिवर्तन भी कैसा हो? स्थायी हो, कि सदा सत्य बोलने का आपका नेचर हो जाए, तब ये एग्जैक्टली स्थायी व्यवहार का परिवर्तन हो जाएगा। और ये इतने आसानी से नहीं होगा, इस पर तपना पड़ेगा, अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा, आपको अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा, तब आपके अंदर स्थायी व्यवहार का परिवर्तन होगा। और इसी को हम सही मायनों में क्या बोलेंगे? लर्निंग बोलेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपका चल रहा है, पीछे बातचीत जो चल रही है हमारी, कि मेमोरी का संबंध सिर्फ बुद्धि से नहीं होता है, बल्कि यह संपूर्ण शारीरिक अवयवों से संबंधित होती है। इसलिए जब हम करके सीखते हैं तो स्थायी सीखते हैं, तभी अस्थायी सीखते हैं हम। क्योंकि हम जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम ट्रेंड हो जाते हैं, हम प्रशिक्षित हो जाते हैं। और प्रशिक्षण प्राप्त करने का मतलब है कि उस कार्य को, उस सूचना को, उस ज्ञान को जीना, उसे फील करना। यही तो है परमानेंटली लर्निंग, इसी को बोला जाता है। और ये परमानेंटली लर्निंग बच्चे की कैसे हो सकती है? तो क्रियाशीलता के जरिए, डूइंग मेथड के जरिए बच्चे को परमानेंट तरीके से व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। अब एक बार हमें कमेंट करके बता दो कि क्रियाशीलता का सिद्धांत आपके समझ में आ गया क्या? क्रियाशीलता के सिद्धांत को अगर आप बेहतर समझ गए होंगे तो अब इस पर जितने भी सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल आप सही कर लोगे। चलिए अब अगली बातचीत पर हम चलते हैं, अगले पेज की बातचीत करते हैं। इसको हटाते हैं, ये केवल समझाने के लिए था, तो इसको हटाते हैं। अब अगला अध्ययन हम करते हैं, करके सीखने से लाभ आपको बताते हैं कि करके सीखने से क्या लाभ होता है, या क्रियाशीलता से लाभ क्या होता है। करके सीखने से लाभ, जितने पॉइंट की बात करूंगा सब एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट रहेंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना अच्छा लगता है, कितना नहीं। आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपकी सहभागिता जो प्रश्न के दौरान होती है, क्वेश्चन पेपर के दौरान होती है, वह मोटिवेशन, वह संलग्नता आपके क्वेश्चन पेपर के दौरान वाली यहां नहीं पाई जाती है। तो थोड़ा सा आप लोग अपनी तरफ से एफर्ट करो, ठीक है। चलिए करके सीखने से लाभ पढ़ने चल रहे हैं। करके सीखने से लाभ, सवाल बनेगा कि नहीं? करके सीखने से क्या लाभ होता है, इसको लेकर के सवाल बनेगा। तो यहां पर हम 3 पॉइंट लिखेंगे, उसी के माध्यम से आपको समझा देंगे। पहला, अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त होता है। पहला लाभ ये होता है कि बालक के स्वयं के अनुभव का ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसको हम कहेंगे अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त होता है। चलो भाई, पहला पॉइंट हो गया, अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहला तो ये हो गया, अनुभवजन्य का मतलब क्या होता है? अनुभवजन्य का मतलब होता है कि जिसमें हमारी ज्ञानेंद्रियां और हमारी कर्मेंद्रियां, हम स्वयं इन्वॉल्व हों, वही अनुभवजन्य ज्ञान होता है। ठीक है सर जी, रीजनिंग की क्लास कब चलेगी? बहुत जल्दी रीजनिंग की भी क्लास चलेगी, परेशान मत होइए। बीपीएससी के लिए रीजनिंग की बात कर रहे हैं क्या आप? चलो भैया दूसरी बात कर लेते हैं।
आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। आत्मविश्वास आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। भावना का विकास होता है। अब जैसे हम उदाहरण समझाते हैं आपको, आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है, तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं कि कैसे आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है और बच्चे के लिए ये लाभप्रद कैसे हो सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखो भाई, एक होता है डूइंग, ये जो करके सीखने को इंग्लिश में बोला जाता है डूइंग, और एक होती है एक्टिविटी, गतिविधि। तो एक होता है करके सीखना और एक होता है गतिविधि द्वारा सीखना, इन दोनों में अंतर होता है। चलो मैं अंतर समझा दूं। करके सीखना एक पॉइंट होता है और एक होता है गतिविधि द्वारा सीखना। ये दोनों अलग अलग मुद्दे होते हैं, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। आप सुन लो ध्यान से, दोनों बातें समझ में आ जाएगी। करके सीखना अलग होता है और गतिविधि द्वारा सीखना अलग होता है। करके सीखने में क्या होता है, करके सीखने में स्वयं बच्चा इन्वॉल्व होता है, स्वयं बालक इन्वॉल्व होता है, स्वयं बालक इन्वॉल्व होता है। अध्यापक क्या करता है, अध्यापक केवल माहौल पैदा कर देता है, अध्यापक तरीके बता देता है, सुगमकर्ता की भूमिका निभा देता है। गतिविधि द्वारा सीखना क्या होता है, गतिविधि द्वारा सीखने में बालक के साथ साथ अध्यापक भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि इसमें दोनों एक्टिव होते हैं, बालक भी और अध्यापक भी। तो जब जिस क्रिया में बालक और अध्यापक दोनों साथ साथ कोई कार्य कर रहे हों, उसको डूइंग नहीं कहेंगे, उसको गतिविधि द्वारा सीखना कहेंगे। और जब किसी प्रक्रिया में केवल बालक इन्वॉल्व होगा तो उसको क्या बोलेंगे, करके सीखना बोलेंगे। अब जब बच्चे को स्वयं करके सीखने का अवसर उपलब्ध कराएंगे तो इससे तो अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त होगा, बच्चे के स्वयं का अनुभव का ज्ञान होगा। दूसरा, बच्चे में आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा। क्यों आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा, क्योंकि बच्चा विषय वस्तु को नजदीक से समझ पाएगा, समस्याओं को नजदीक से महसूस कर पाएगा। केवल महसूस ही नहीं कर पाएगा, वह समस्या का निदान करने का जो प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है, वह जो उसका प्रोसेस होता है उसे सीख जाएगा, परमानेंटली सीख जाएगा। कैसे, तो मैं उदाहरण देता हूं, समझो कैसे। जैसे हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोगों को मास्टर सिखाने आते थे जोड़ घटाना, यही वाला उदाहरण आपको देते हैं। मास्टर सिखाते थे कौन सा, जोड़ घटाना सिखाने आते थे। अब मास्टर चाहे जितना बोर्ड पर खड़ा होकर के जितना भी उदाहरण दे देते हो, चाहे जितना समझा देते थे, एग्जैक्टली हम लोगों को जोड़ घटाना नहीं आता था, कर ही नहीं पाते थे, कहीं ना कहीं समस्याएं बनी रहती थी। तो इसके लिए मास्टर उपाय क्या करते थे, हमें वो कार्य दे देते थे, डूइंग पद्धति में लागू कर देते थे। कैसे लागू करते थे, जैसे 5 और 7 को जोड़ना है तो मास्टर साहब चाहे जितना समझा देते थे, नहीं समझ में आता था तो डूइंग पद्धति का प्रयोग करते थे। वो बोलते थे कि 5 लाइन खींचो, अब बच्चा 5 लाइन खींचता था। फिर कहते थे कि 7 लाइन खींचो, फिर हम 7 लाइन खींचते थे, 3 4 5 6 7 लाइन खींच दिया। फिर मास्टर साहब बोलते थे अब गिनो, तो हम गिनते थे, गिन करके कितना आता था, 12 आता था। ऐसे करके वो एक बार समझा देते थे, फिर कई सारे सवाल दे देते थे। कई सारे सवाल देने का मतलब कई सारी समस्याएं दे देते थे। 9 में 5 जोड़ने की समस्या दे देते थे, 13 में 5 जोड़ने की समस्या दे देते थे, तमाम सवाल दे देते थे उठा करके। और हम इसी तरह से लाइनिंग खींच खींच करके सीख जाते थे। जोड़ने की क्रिया, एकदम कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता था, आत्मविश्वास अचानक से अप हो जाता था। ऐसे लगता था कि वाओ, मुझे तो जोड़ना आ गया। घटाने को लेकर के भी सेम करते थे कि जैसे 9 में से 3 घटाना है तो पहले 9 लाइन खिंचवा देते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर कहते थे कि घटाना है तो जितना घटाना है उतना लाइन काटो, तो हम लोग उतनी लाइन काट देते थे, बची हुई लाइन को गिन लेते थे। बार बार इसी प्रक्रिया को करते थे हम। यहाँ पर अध्यापक क्या हो गए, अध्यापक ने केवल तरीका बताया, तो अध्यापक हो गए सुगमकर्ता। उन्होंने केवल सरल माध्यम दिया और बच्चा खुद इन्वॉल्व होकर के कर रहा है, तो यह प्रणाली क्या हो गई, डूइंग प्रणाली हो गई। इसी से बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ गया और वह साधारण तरीके से धीरे धीरे करके बार बार अभ्यास करते करते जोड़ने घटाने की क्रिया अपने आप करने लगा। तो इसमें क्या होता है, सीखने में बालक की सहभागिता बढ़ती है। एक और लाभ इसका होता है
कि सीखने में बालक की सहभागिता बढ़ती है, तो लिख लो भाई इसको भी, सीखने में बालक की सहभागिता बढ़ती है। चलो, सीखने में बालक की सहभागिता बढ़ती है, बालक की सहभागिता बढ़ती है। सीखने में बालक की सहभागिता बढ़ती है। ये तो लाभ हो गए किसके, करके सीखने से लाभ। 3 पॉइंट बहुत पर्याप्त है, इसमें से सारी बातें आपकी क्लियर हो गई, करके सीखने से जो लाभ होता है। अब हम आगे कुछ बात कर लेते हैं कि अब आपके दिमाग में एक डाउट ये भी आएगा कि सर हम कैसे पढ़ाएंगे, कौन सी विधि के द्वारा पढ़ाएंगे कि हमें ये लगेगा कि हम करके सीखने की विधि का प्रयोग कर रहे हैं या करके सीखने का सिद्धांत हम फॉलो कर रहे हैं। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित कुछ विधियां बनाई गई हैं, हम उन विधियों की चर्चा कर देते हैं, आपका काम और आसान कर देते हैं। तो चलिए यहीं पर हम लिख लेते हैं, उन बातों को यहीं पर शामिल कर लेते हैं। करके सीखने या क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां, ये महत्वपूर्ण होने चल रहा है भाई, है ना। वैसे तो महत्वपूर्ण सभी है, कोई इसमें से काटने लायक नहीं, लेकिन फिर भी लिखिएगा क्रियाशीलता, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित, क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां। चलिए कौन कौन सी शिक्षण विधियां ऐसी हैं जो क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित होती हैं, तो एक एक शिक्षण विधि के विषय में हम चर्चा करने चल रहे हैं। पहली विधि को लेकर के आते हैं, मॉन्टेसरी विधि। सबसे पहली विधि कौन सी होगी, मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि, और मॉन्टेसरी विधि का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो मैडम मारिया मॉन्टेसरी, मैडम मारिया मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी। YouTube पर इसकी वीडियो पड़ी हुई है, YouTube पर हमने कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों की वीडियो बना करके छोड़ रखी है, आप वहां से पढ़िए उसे। इसके विषय में हम संक्षिप्त जानकारी आपको दे दे रहे हैं। मैडम मारिया मॉन्टेसरी ये इटली की निवासी थी। इन्होंने बाल केंद्रित पद्धति पर आधारित और क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित, दो बातें मैं शामिल कर रहा हूं, दोनों बातों को ध्यान से सुनना। मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने बाल केंद्रित पद्धति पर और क्रियाशीलता सिद्धांत पर आधारित एक विधि का निर्माण किया था बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसे मॉन्टेसरी विधि कहा जाता है। यह विधि आमतौर पर 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बनाई गई थी। 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए इस विधि का निर्माण किया गया था। यह विधि पूरी तरह से कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर आधारित होती है, यानी कि बच्चों को डोइंग पद्धति के माध्यम से सिखाया जाता है। इसमें गीत, कहानी, पुरस्कार, अभिनय, नाटक सब शामिल होता है। कुल मिलाजुला करके बच्चा इन्वॉल्व रहे, उसकी सक्रिय भागीदारिता रहे, सहभागिता रहे, उसी पद्धति पर आधारित मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने अपनी विधि का निर्माण किया था। तो एक ये विधि हो गई, आप इस विधि का प्रयोग करेंगे तो आप क्रियाशीलता के सिद्धांत को यथार्थ बनाएंगे। एक और विधि होती है किंडरगार्टन योजना। दूसरी योजना कौन सी होती है, किंडरगार्टन योजना। अब आइए किंडरगार्टन योजना की बात कर लेते हैं। किंडरगार्टन योजना का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो इस योजना का निर्माण किया गया था फ्रॉबेल के द्वारा। ये जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं फ्रॉबेल, फ्रॉबेल ने इसका निर्माण किया है। आप देखिएगा तो किंडरगार्टन में 2 शब्द आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, यहां से 2 शब्द निकल जाएंगे, एक होता है किंडर शब्द और एक शब्द होता है गार्डन शब्द। किंडर का मतलब, किंडर शब्द जो है किड्स से बना हुआ है, और किड्स का मतलब होता है बालक या बच्चा, और गार्डन का मतलब होता है उद्यान या बगीचा। तो इस विधि को बालोद्यान विधि भी बोला जाता है। बालोद्यान विधि में होता क्या है कि इस विधि के अंदर विद्यालय को एक बगीचे के रूप में कल्पित किया जाता है। माना जाता है कि विद्यालय एक बगीचा है और उसमें जो बच्चे हैं वो पौधे होते हैं और अध्यापक माली होता है। जिस प्रकार से माली अपने बागवानी के अंदर पौधों को जल से सिंचित करते हुए उन्हें विकास का रास्ता देता है,
उसी तरीके से एक अध्यापक अपने बगीचे रूपी विद्यालय में या विद्यालय रूपी बगीचे के अंदर वो जाता है और पौधे रूपी बच्चों को अपने ज्ञान रूपी जल से सिंचित करके जीवन में विकास करवाता है उनका। इसी के अंदर, इस विधि के अंदर ही खेल पद्धति का पहली बार प्रयोग किया गया था। ध्यान देना, खेल विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किस विधि के अंदर किया गया था? तो खेल विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किंडरगार्टन योजना के अंदर फ्रॉबेल के द्वारा। इसमें खेल के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, अभिनय के माध्यम से, पुरस्कार के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। तो यह भी बाल केंद्रित प्रणाली पर और क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित विधि मानी जाती है। कौन सी? किंडरगार्टन योजना, किंडरगार्टन प्रणाली। एक और विधि आती है जो बाल केंद्रित प्रणाली पर है, जो भारत में विकसित हुई थी, जिसे बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट कहा जाता है। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। बेसिक शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा योजना या जिसको बोला जाता है बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा योजना, इसी को बुनियादी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मुख्य रूप से ये महात्मा गांधी की योजना है भाई। हाँ, महात्मा गांधी की योजना है। चलिए इसके विषय में आप सुन लीजिएगा। महात्मा गांधी वर्धा शिक्षा सम्मेलन में अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे और भारतीय शिक्षा, भारतीय आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा पर ये अपना विचार प्रेषित कर रहे थे। और डॉक्टर हामिद अंसारी ने उनके तत्वाधान में गांधी के विचारों को आत्मसात करते हुए एक नई योजना का निर्माण किया गया था शिक्षा को लेकर के, जिसे बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट कहा गया था। किस नाम से जाना गया? बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट के नाम से जाना गया। ये जो बेसिक शिक्षा प्रोजेक्ट है, इसमें हस्तकला की बुनियादी शिक्षा देने पर इन्होंने जोर दिया था। हस्तकला की बुनियादी शिक्षा का मतलब यह है कि प्राइमरी लेवल से ही बच्चों को अंक, गणित, सामाजिक विषय के अलावा जो ज्ञान और कौशल पर आधारित, ताकि उनका जीवन आसानी से, व्यावसायिक दक्षताओं का विकास हो सके बच्चों में, उसको लेकर के इन्होंने बुनियादी शिक्षा की संकल्पना प्रस्तुत करी कि विद्यालय के अंदर तमाम क्रियाकलाप बच्चों से करवाए जाएं। उस क्रियाकलाप ऐसे हों कि बच्चे बड़े होकर के उसे अपना स्किल समझ करके, या वो अपना स्किल उसे बनाए और आगे का जीवन यापन उनका हो सके। तो यह भी करके सीखने पर आधारित होती है। एक और योजना होती है जो करके सीखने पर आधारित होती है, जिसे प्रोजेक्ट योजना बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रोजेक्ट योजना। अब प्रोजेक्ट योजना का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोजेक्ट योजना का निर्माण किलपैट्रिक के द्वारा किया गया था। नाम क्या है भाई? प्रोजेक्ट योजना का निर्माण किलपैट्रिक के द्वारा किया गया था। ये जो किलपैट्रिक है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। इसकी जो योजना है वो जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन पर आधारित है, प्रयोजनवाद पर आधारित है। ठीक है, हाँ चलिए। प्रोजेक्ट योजना में बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य के माध्यम से शिक्षा देने का कार्य किया जाता है। बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है। प्रोजेक्ट कार्य कैसा होता है? सिंपल उदाहरण में बताता हूं। जैसे जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, खराब जो चीजें होती हैं वातावरण की, जो वेस्ट हो जाए, तो वेस्ट जो आसानी से उपलब्ध हो सके, ऐसी सस्ती चीजें जो आसानी से बच्चों को उपलब्ध हो सके, उनसे बच्चों को उपयोगी वस्तु का निर्माण करने का कार्य दिया जाता है। जैसे पहले क्या होता था, बल्ब अगर फ्यूज हो जाता था तो घर की जो महिलाएं होती थी, वो बल्ब जो फ्यूज होता था उसका गुलदस्ता बना देती थी। जो खराब कागज होते थे, पुराने कॉपी किताब होते थे, उन्हें गला करके उसके भी डलिया वगैरह बना देती थी। ये एकदम से प्रोजेक्ट योजना उसी से संबंधित होता है कि बच्चों को जो चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाए, कम पैसे में उपलब्ध हो जाए, उन्हीं से बच्चों को कुछ न कुछ उपयोगी वस्तु बनाने का कार्य देना, ये प्रोजेक्ट योजना होती है। यह भी डूइंग मेथड पर आधारित होती है, करके सीखने पर आधारित होती है। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी विधि आती है? एक आती है डाल्टन योजना। डाल्टन योजना भी क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित योजना कही जाती है। इस तरीके से हम लोगों ने पहले सिद्धांत का अध्ययन कर लिया, क्रियाशीलता का सिद्धांत हमने कंप्लीट कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत होता है, जहां से सवाल परीक्षा में बनते हैं, उस सिद्धांत को हमने पूरे एक एक पॉइंट का निचोड़ हमने निकाल करके समझ लिया। लेकिन आप लोगों से थोड़ा सा हमें ये दुख हो रहा है कि आप सभी लोगों की संलग्नता लगातार बिगड़ जा रही है और वीडियो को किसी भी तरीके से आप सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हो। तो अगर आपकी इसी तरीके की सहभागिता रहेगी तो थ्योरी की बात क्यों करेंगे हम? तब हम आपको प्रैक्टिस डायरेक्टली करवाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में आप सभी के इन्वॉल्वमेंट बराबर बने रहते हैं। थ्योरी कहीं ना कहीं आपकी जरूरत नहीं लग रही है, तो आप सभी लोगों की सहभागिता नहीं दिखाई पड़ रही है। तो अगर आप थ्योरी में आपको इंटरेस्ट नहीं बनेगा
तो प्रैक्टिस पर उतर जाएंगे, केवल और केवल प्रैक्टिस करवाएंगे आप सभी लोग। तो आप सभी लोगों का काम है, जितने लोग वीडियो को बाद में भी देखेंगे वो सभी लोग ध्यान से सुन लें। आप अगर ऑनलाइन आओगे भाई, लाइव आओगे, लाइव हमको आकर के मोटिवेशन प्रदान करोगे, संख्या बल दिखाओगे, तो थ्योरी का पढ़ाने का इंटरेस्ट हमारा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि आपके कमेंट के साथ हमारा जुड़ाव हो जाएगा, तो हम बेटर करेंगे। और अगर आप सभी लोगों की संलग्नता, सहभागिता नहीं दिखाई पड़ेगी तो हम प्रैक्टिस पर फिर उतर जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में आप सभी लोग लगभग ठीक ठाक आ जाते हो। इस कारण से, लेकिन प्रैक्टिस अभी आप इतने जल्दी, जब तक आप थ्योरी की बातचीत नहीं समझोगे, प्रैक्टिस में कुछ बेटर नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए दूसरे सिद्धांत की तरफ चलते हैं हम। और दूसरा सिद्धांत कौन सा आता है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत आता है। चलिए अगला नंबर हमारा कौन सा आता है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत आता है। थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कहते हैं इसको, अभिप्रेरणा का सिद्धांत या प्रेरणा का सिद्धांत। अब दूसरा सिद्धांत आता है प्रेरणा का सिद्धांत। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, प्रेरणा के सिद्धांत को। देखो, मोटिवेशन जो होता है ना, वो सीखने का पहला सोपान होता है। मोटिवेशन सीखने का पहला सोपान होता है। जब तक मोटिवेशन से तत्परता का विकास होता है। कोई भी प्राणी अगर किसी कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है तो वह कार्य को नहीं करेगा, और यदि कार्य को करने के लिए तत्पर है तो वह कार्य को करेगा। ये थांडाइक का पहला नियम जो होता है, तत्परता का नियम, आपने पढ़ा होगा। थांडाइक ने जो सीखने के मुख्य नियम दिए हैं 3, उनमें से पहला नियम होता है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम कहता है कि यदि प्राणी कार्य करने के लिए तत्पर है तो वह कार्य को करेगा, और अगर कार्य को करने के लिए तत्पर नहीं है तो वह कार्य को नहीं करेगा। यदि तत्परता है और कार्य करने से रोका जाए तो प्राणी की ऊर्जा का दुरुपयोग होगा, और यदि तत्परता नहीं है, कार्य करने के लिए जबरदस्ती बाध्य किया जाए, तो प्राणी कार्य को नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में। तो मोटिवेशन का सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी विषय वस्तु को जब आप पढ़ाने जाओ तो सबसे पहले उस विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों को मोटिवेट करो, उनमें तत्परता का विकास करो। इसीलिए कहा जाता है कि अभिप्रेरणा सीखने का सुनहरा मार्ग होता है। ये किसके अकॉर्डिंग होता है? स्किनर के अकॉर्डिंग। तो स्किनर का एक कथन पर्याप्त कथन होता है इसको समझाने के लिए। स्किनर कहते हैं कि अभिप्रेरणा सीखने का स्वर्ण पथ है। अभिप्रेरणा या मोटिवेशन सीखने का स्वर्ण पथ है। अभिप्रेरणा सीखने का स्वर्ण पथ है, सीखने का सुनहरा मार्ग है। आप चाहे उसे स्वर्ण पथ कहो या सुनहरा मार्ग कहो, ये कई नामों से, हाँ, कई तरीके से अपनी इस बात को इन्होंने कहा स्किनर ने। सीखने का सुनहरा मार्ग है, सीखने का राजमार्ग है, सीखने का स्वर्ण पथ है। ये किसको लेकर के समझाते हैं? मोटिवेशन को लेकर के समझाते हैं। क्योंकि स्किनर की जब आप बात करोगे तो स्किनर ने अपना एक सिद्धांत जो दिया है, जिसे बोला जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो स्किनर पूरी तरह से इसी पर आधारित होकर के सिद्धांत ही अपना दिए हैं। इनका मानना है कि अभिप्रेरणा से जो क्रियाशीलता जन्म लेती है, अगर किसी प्राणी के अंदर मोटिवेशन उत्पन्न हो गया किसी कार्य को करने के लिए, तो उसके अंदर एक तरीके की क्रियाशीलता जन्म लेती है, और वही क्रियाशीलता जिम्मेदार होती है सिखाने के लिए। इसलिए अध्यापक को किसी न किसी रूप में अपने क्रियाओं में मोटिवेशन को शामिल करना चाहिए, यानी कि प्रेरक तत्वों को शामिल करना ही क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। शिक्षण में प्रेरक तत्वों को शामिल करना, यह सिद्धांत क्या बताता है? यह सिद्धांत बताता है कि, लिख लीजिएगा पूरी बात को, यह सिद्धांत बताता है कि शिक्षण में किसी न किसी रूप में प्रेरक तत्वों को अवश्य शामिल करना चाहिए। प्रेरक तत्वों को अवश्य शामिल करना चाहिए, अवश्य शामिल करना चाहिए। यही प्रेरणा का सिद्धांत होता है। और ये प्रेरक तत्व कैसे शामिल होने चाहिए? तो प्रेरणा के शामिल करने के कई तरीके होते हैं, शाब्दिक तरीका और अशाब्दिक तरीका, 2 तरीका होता है प्रेरक तत्वों को शामिल करने का। बच्चा अच्छा कर रहा है तो वाह बेटा, शाबाश बेटा, जियो लाल, आप ये बोल सकते हो।
अशाब्दिक प्रेरणा में आप भौतिक वस्तुओं के माध्यम से दंड व पुरस्कार का प्रयोग कर सकते हो। तो दो तरीकों से प्रेरणा शामिल की जाती है शिक्षण प्रक्रिया में। वो कौन से दो तरीके होते हैं? तो दो तरीके होते हैं प्रेरक तत्वों को शामिल करने का। या तो आप शाब्दिक प्रेरणा का प्रयोग कर सकते हैं या अशाब्दिक प्रेरणा का प्रयोग कर सकते हैं। दो, शाब्दिक या अशाब्दिक प्रेरणा का प्रयोग आप सीखने में कर सकते हो। शाब्दिक में क्या होता है? बच्चे को वाह शाबाश वाह बेटा, और अशाब्दिक में दंड व पुरस्कार हो जाता है। ठीक है, यही मोटिवेशन का सिद्धांत कहता है। अब इसके आगे जो हमें पढ़ना होगा वो रुचि का सिद्धांत होगा। लेकिन समय समाप्ति की घोषणा हो जाती है। आप सभी लोगों में से जितने भी लोग लाइव जुड़े हो धन्यवाद, और जितने भी लोग वीडियो को बाद में देखोगे सभी लोगों से अपील होगी कि वीडियो को पसंद कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाइएगा, प्यारा सा कमेंट दर्ज कर दीजिएगा, ताकि नए आने वाले बच्चों के लिए आपका एक सकारात्मक कमेंट मोटिवेशन का काम करे। वीडियो कैसी लगी इस संदर्भ में आप राय जरूर दर्ज कीजिएगा। वीडियो के समाप्त होने के बाद विदा लेंगे आज के इस सेशन से हम।